गुड आफ्टरनून, यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को जाना था। हमने ये देखा था कि ए वर्ग का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हम ए वर्ग का ब्लड चढ़ा सकते हैं। उसमें हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बड़े आसानी से दो जानवरों की मदद से समझाने की कोशिश की थी। आज उसी से रिलेटेड टॉपिक की हम लोग बात करेंगे। आज का लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हम अपने समाज में देखते हैं कि अक्सर किसी व्यक्ति के एक ही बच्चा होता है और दूसरा बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? या कई बार आप देखते हैं कि एक माँ बाप हैं, पहले ही प्रेगनेंसी में वो बच्चा माँ के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। ये सब समस्याएं क्यों आती हैं? आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर, कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर अभी जिंदा ही थे। आप जान रहे हैं कि 1902 में इन्होंने इसकी खोज की थी और 1930 में इनको इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो कार्ल लैंडस्टीनर नोबेल प्राइज विनर हैं और साथ ही साथ ये एबीओ ब्लड ग्रुप के फादर भी हैं। तो एक केस ऐसा आया कि एक बंदा, सपोज कर लीजिए एक ग्रुप का रहा और उसका एक ब्लड ग्रुप कोई और बंदा रहा जिसको ज़रूरत पड़ी और उसको ब्लड डोनेट किया गया, क्योंकि इन्होंने बताया था कि अगर ए ग्रुप का है और कोई ए ग्रुप का बंदा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए है अगर किसी का ब्लड तो उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बी पाए जाते हैं। अब इसका ब्लड इसको डोनेट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एंटीलोप और ए इक्वल टू एंटीलोप, इसको हम एंटीजन, इसमें आप जानते हैं एंटीजन इसको कहते हैं। और इसके प्लाज्मा के अंदर एंटीजन आप जान रहे हो कि आरबीसी की सतह पे बनते हैं, उसको हम एंटीजन कहते हैं। ये विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनते हैं। अगर ए व्यक्ति है तो उसके बॉडी के अंदर ए प्रकार के एंटीजन होंगे आरबीसी की सतह पे और उसके बॉडी के अंदर उसकी प्लाज्मा में बी प्रकार के एंटीबॉडी बनेंगे। तो ये ब्लड का ट्रांसफ्यूजन का खेल इन्होंने बड़े मैजिकली समझा दिया था कि ए का ब्लड हम कैसे ए को दे सकते हैं, क्योंकि यह ए में ए एंटीजन तो होता है लेकिन इसकी एंटीबॉडी बी होती है। यानी यूँ कहें कि इसमें एंटीलोप है और ये बियर है। और एंटीलोप की कहानी हमने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि एक हिरण की प्रजाति है, इसकी लंबी लंबी सींगें होती हैं और बियर जो है खूंखार जानवर है, जो दोनों का आमना सामना होगा तो आपस में नहीं लड़ेंगे, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। तो इसकी मदद से हमने एंटीलोप और बियर की मदद से एंटीजन और एंटीबॉडी के मायाजाल से निकाल करके इसको ट्रिकली समझाया है पिछले लेक्चर में कि एबीओ ब्लड ग्रुप में ए का ब्लड किसको दिया जा सकता है, किसको नहीं दिया जा सकता है और कौन यूनिवर्सल डोनर और कौन यूनिवर्सल रिसीवर है। उस लेक्चर को आप जा करके देखें। तो यहाँ मैं बात कर रहा था कि हुआ ये कि ए का ब्लड तो भाई ए को हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि पहली बार जब ए का ब्लड ए को दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी बार एक ऐसा केस आया कि वो बंदा ए ब्लड ग्रुप मैच किया। सपोज कर लीजिए ए ब्लड ए था डोनर और रिसीवर भी ए था, लेकिन दूसरी बार जब उसका ब्लड दिया गया तो उसकी डेथ हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ये तो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन निकल करके आ गया। अब ये कार्ल लैंडस्टीनर साहब जिंदा ही थे तो इन्होंने दूसरे एंगल से अब सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों हुआ। और ये घटनाएं जो मैंने बताया कि माँ के अंदर पहला बच्चा तो उसकी सही डिलीवरी हो गई, लेकिन सेकंड बच्चा उसकी डेथ क्यों हुई? ये दोनों प्रश्न जब उनके दिमाग में क्लिक किए तो उन्होंने दूसरे साइड में देखना शुरू किया। तो हमारे आसपास के तमाम जो मैमल्स हैं इनमें मिलता जुलता एक हमारा मैमल मिला, रीसस मंकी। आप बंदर देखे होंगे, दो तरह के अक्सर बंदर हम लोगों के आसपास दिखते हैं। एक वो काला मुंह वाला बंदर होता है जिसको हम लंगूर कहते हैं, वो बहुत उछलता कूदता है। और एक दूसरा होता है
छोटे कद का होता है और जिसको हम लोग लाल मुंह जिसको कहते हैं, उसको मकाका मुलाटा भी कहते हैं। तो वो हमारे पास, तो उन्होंने उधर ध्यान लगाया और उसकी रिसर्च शुरू किया। तो उसमें इन्होंने इनके साथी बने वीनर साहब, वीनर। तो आप याद रखिएगा, ये पूछता है कई बार, कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर, ये दो साइंटिस्टों ने मिलकर के एक नए एंटीजन का पता लगाया और इन्होंने रिसर्च शुरू किया इसी रीसस बंदर पे। तो आइए देखते हैं ये रीसस बंदर पे रिसर्च करके इन्होंने इन दोनों प्रश्नों की गुत्थियों को कैसे सुलझाया और वो हमारे लिए रामबाण साबित हुआ। आइए देखते हैं कैसे। अब कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर साहब ने बंदरों के ब्लड को जांचना शुरू किया। तो उनको देखे मिला क्या, अब आरबीसी की सतह पे, जैसे सपोज कर लीजिए ये बंदर है, तो ए नाम का एंटीजन जो ए जैसा दिखाई दे रहा है, ये तो इस पे प्रेजेंट था ही था, लेकिन जब इन्होंने बारीकी से देखा तो इसी के सतह पर एक विशेष प्रकार के इस तरह की कुछ आकृति, चौकोर आकृति भी इनको देखने को मिली। तो इन्होंने कहा कि ये तो अजीब चीज़ है, ये क्या है। फिर दूसरे बंदरों के आरबीसी के सैंपल को भी इन्होंने लेकर के चेक किया। जब उसमें देखा तो वहाँ पे इनको, ये तो जो सपोज कर लीजिए कि ए है, ए जैसा तो इनको दिखा ही, लेकिन यह जो इस तरह की चौकोर आकृति है इसमें नहीं मिली। तो इन्होंने, इनकी जिज्ञासा बढ़ी कि इसको देखते हैं आखिर क्या है। काफ़ी का ब्लड उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये पाया कि जो ए वर्ग का था या बी वर्ग का था या ए बी वर्ग का था, जो भी रहा वर्ग, उसमें कुछ में तो ये चीज़ें उपस्थित रही हैं चौकोर आकृति और कुछ में उपस्थित नहीं रही। तो इसलिए जिसमें उपस्थित नहीं रही उनको हम नेगेटिव माना और जिसमें उपस्थित रही उसको पॉजिटिव माना। चूंकि यह रीसस नामक बंदर में मिला था इसीलिए इन्होंने इसका नाम जो है मकाका मुलाटा, जो रीसस बंदर होता है उसी के नाम पर आर, आप जानते ही हो इसका पहला कैपिटल लेटर लिखा जाता है, तो RH फैक्टर नाम इनका दिया। तो RH फैक्टर इन दोनों वैज्ञानिकों ने जब इसको नाम दिया, ये है घटना 1940 की। तो RH फैक्टर की इजाद किया इन्होंने और इस गुत्थी को सुलझा दिया। आइए देखते हैं इन्होंने कैसे सुलझाया। तो इन्होंने ये देखा कि ये इस पे कुछ पे पाया जा रहा है, कुछ पे नहीं पाया जा रहा है, तो जिस पे पाया जाता है उसको RH पॉजिटिव इन्होंने नाम दिया। RH पॉजिटिव, भाई जो चीज़ पाई, किसी चीज़ पे पाई जाती है तो पॉजिटिव है बायोलॉजी की भाषा में, RH पॉजिटिव कहा। और जिन बंदरों के अंदर ये नहीं पाया गया उसको RH नेगेटिव कहा। ये बात आप समझ गए। अब देखिए इन्होंने जब इसको देखा कि ये है क्या वाकई में, तो अभी इसके पहले आपने देखा था कि एंटीजन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, लेकिन यह जो पाया गया स्ट्रक्चर, इसका जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया तो यह विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो यह एंटीजन आरबी की सतह पे, कुछ बंदरों के आरबीसी की सतह पे यह पाया गया, इसीलिए इसको एंटीजन कहा गया। और विशेष प्रकार का एंटीजन था ये, चूंकि रीसस बंदर था इसलिए इसको RH पॉजिटिव कहा और RH नेगेटिव कहा। तो आप अपना ब्लड जब जांच कराएंगे तो उस पर आप देखेंगे कि या तो आपका जो भी ब्लड ग्रुप है, अगर ए ग्रुप है तो उस पर A पॉजिटिव या A नेगेटिव लिखा रहता है। तो आज से आप समझ जाएंगे कि हम RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। तब इन्होंने क्या किया, इस ब्लड को लेकर के सशक के बॉडी के अंदर, जो खरगोश वगैरह होते हैं उसके अंदर इंजेक्ट किया, तो उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गए और उस डेवलप्ड एंटीबॉडी से ह्यूमन बीइंग के ब्लड की इन्होंने जांच की और देखा कि किसका क्लॉट कर रहा है, किसका नहीं क्लॉट कर रहा है। किसका क्लॉट कर रहा है उसके आधार पर उसका नाम जो है A पॉजिटिव, नहीं क्लॉट किया तो A नेगेटिव। यानी इन्होंने जांच करके बताया कि मनुष्य में भी यह चीज़, पहले तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया था लेकिन अब देखा कि यह इंसान में भी पाई जाती हैं। तो जिस इंसान में पाई जाती हैं उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। सपोज कर लीजिए कि यह A वर्ग का बंदा है, मनुष्य है,
और इसके अंदर यह ए प्रकार का एंटीजन पाया जा रहा है और यह इस तरह की चौकोर जो आकृति है, जो रीसस बंदर में विशेष प्रकार की जो एंटीजन पाई जा रही है, जो स्पेशली प्रोटीन है और यह ग्लाइकोप्रोटीन है, यह भी इसमें पाई जा रही है। चूँकि पाई जा रही है इसलिए अगर आपका ब्लड यानी आप में आरएच फैक्टर भी पाया जा रहा है तो आपके को लिखा जाएगा ए पॉजिटिव, और अगर नहीं पाया जाएगा तो इस पे लिखा जाएगा ए नेगेटिव। तो इसकी जब जांच की गई तो देखा गया कि यूरोपियन कंट्रियों में आप पहुंच जाइएगा तो 85% लोग जो है आरएच पॉजिटिव होते हैं, और इंडिया के केस में जब आप जाएंगे तो 97% आरएच पॉजिटिव होते हैं। एक बात और बहुत ही मार्के की है, ध्यान से उसको नोट कर लीजिए। अभी आपने देखा था कि जो भी एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर हैं तो इस एंटीजन के खिलाफ नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती है। ये बात याद रखिएगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि जैसे ए एंटीजन है तो ए प्रकार का एंटीजन इसमें पाया जाएगा और इसमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है, और बी प्रकार का ब्लड ग्रुप है तो इसमें बी प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा लेकिन एंटीबॉडी ए पाई जाती है। और ए बी कोई बंदा है तो उसमें आपने देखा था कि ए बी एंटीजन पाया जाता है लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और ओ में आपने क्या देखा था, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि इसमें ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है लेकिन दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। तो इस तरह से इन्होंने ये देखा कि जिसके अंदर पाया गया उसको ए पॉजिटिव, जिसके अंदर नहीं पाया गया वह ए नेगेटिव कहा गया। तो नेगेटिव और पॉजिटिविटी की बात याद रखिएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी पाई जा रही है, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी यहाँ ए पाई जा रही है, एंटीजन ए बी है तो कोई एंटीबॉडी नहीं यहाँ पाई जा रही है, और ओ नाम का व्यक्ति है तो इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, आप जानते हैं, तो इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। लेकिन जो आरएच पॉजिटिविटी की बात होती है, आरएच, ये सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी, नेचुरली एंटीबॉडी नहीं बनता है, प्राकृतिक रूप से कोई एंटीबॉडी नहीं बनता है। यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम आइए देखते हैं कि इसकी मदद से आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिविटी की जब बात पता चल गई तो इसकी मदद से इन्होंने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया, आइए देखते हैं। अब देखिए हुआ क्या। सपोज कर लीजिए कि ये एक बंदा है। अब मान लीजिए यह ए पॉजिटिव है, सपोज कर लीजिए, मतलब इसके ऊपर एंटीजन ए है और इसके ऊपर जो है ये विशेष प्रकार का आरएच जो फैक्टर है वह भी पाया जा रहा है। आपको मैंने बताया था कि जो ब्लड देता है वो डोनर है और डोनर का हमेशा एंटीजन चेक किया जाएगा, और जो रिसीव करेगा उसको लेगा उसका हमेशा एंटीबॉडी चेक किया जाएगा। और एंटीजन और एंटीबॉडी एक सेम नहीं होने चाहिए, अगर सेम हो जाएंगे तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा। तो अब क्या हुआ, मान लीजिए ए है ये, और मान लीजिए सपोज कर लीजिए यह भी ए बंदा है, लेकिन हुआ क्या, ये मरा क्यों? हुआ ये कि यह ए पॉजिटिव था और यह ए नेगेटिव था, मतलब इसमें तो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन था रीसस बंदर वाला, लेकिन इसमें नहीं था, एब्सेंट था। अब डॉक्टर ने क्या किया, इसको देखा कि भाई ए का ब्लड ए को दिया ही जा सकता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान नहीं गया क्योंकि इसका भी खोज हुआ नहीं था। अब इसने इसका ब्लड सपोज कर लीजिए इसको डोनेट कर दिया। तो देखिए पहली बार होगा क्या, पहली बार होता ये है कि जैसे ही यह ए का ब्लड ए को डोनेट किया गया तो आप जानते हो कि इसके अंदर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, और इसके जब इसको ब्लड डोनेट किया गया है तो इसके बॉडी के अंदर जैसे ही यह ब्लड आया तो एंटीजन ए था और इसका एंटीबॉडी देखा जाएगा। तो आप जानते हैं कि यह एंटीजन जब ए है इसका और इसका भी एंटीजन ए है तो इसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बी है, तो अब यहाँ पे ये सेम नहीं होंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ दूसरे शब्दों में यहाँ एंटीलोप है और इसका मान लीजिए यहाँ बियर है, तो एक खूंखार जानवर है एक नॉर्मल जानवर, दूसरी तरफ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपस में लड़ाई नहीं होगी। तो पहली बार जब इसने ब्लड को दिया ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था,
तो देखिए पहली बार जैसे ही इसके बॉडी के अंदर ब्लड आया है तो ये तो RH पॉजिटिव, यानी इसके ऊपर तो वो चौकोर आकृति है। तो अब ये जो बंदा है इसके अंदर क्या है, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी तो डेवलप हो जाती है, इसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, इसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो जैसे ही यह इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ तो क्या होगा, हमने आपको ल्यूकोसाइट पढ़ाते समय ए ग्रेनुलोसाइट की बात किया था, हमने वहाँ पे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की बात किया था और बताया था स्पेशली लिम्फोसाइट जो है दो तरह की चीज़ें, एक टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बनाती हैं, और टी लिम्फोसाइट को हेल्पर सेल भी कहा जाता है, उसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं। और बी लिम्फोसाइट को बताया था विशेष रूप से वो मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल बनाती हैं। और प्लाज्मा सेल तत्काल इसकी प्लाज्मा क्या करेगी, इसकी प्लाज्मा सेल तुरंत जो है, अब ये पहली बार चूंकि आया है तो इसके लिए एंटीबॉडी इसके बॉडी के अंदर बनने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी यह एक तरह से समझो कि यहाँ बम हो गया, मतलब यह एंटीजन ए है और इसका एंटीबॉडी बी यानी बियर बी है। और अब यहाँ पे क्या हुआ, ये मंकी भी हो गया। बम से इसको समझा रहा हूँ आपको। अब बम पॉजिटिव है ये, तो बम पॉजिटिव होगा तो भाई बम क्या करता है, ब्लास्ट होता है, तो नुकसान तो होता ही है, इसको याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो अब ये जैसे ही ये ब्लड इसके अंदर गया, अब इसके अंदर क्या हुआ, एंटीबॉडी बनने शुरू हो गए। पहली बार तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी एंटीबॉडी बन गए। अब ये जो इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, जो बी लिम्फोसाइट थी, लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट ने क्या किया, बी लिम्फोसाइट ने जो है मेमोरी सेल बनाया, मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल बनाया। अब ये मेमोरी सेल इसको याद रखेगी कि हमारे बॉडी के अंदर कोई नया मंकी यानी ये RH फैक्टर इंटर किया है, क्योंकि इसके अंदर तो था नहीं और इंटर किया है पहली बार। तो प्लाज्मा सेल जो है तुरंत जो है प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती हैं। और एंटीबॉडी की कहानी मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था, GAMDE, गम दे की बात किया था हमने। और यहाँ हमने बताया था कि IgG, IgA, IgM, IgD, IgE जैसे माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर खुशी खुशी बड़े मौज मस्ती के साथ जैसे ही प्रवेश करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उनको गम देने के लिए, परेशान करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए गम दे से हमने आपको बताया था। और उसमें बताया था कि IgG यह जो है गामा ग्लोबुलिन की बात मैंने किया था, और ये IgM की बात किया था। तो इसमें ये भी मैंने बताया था कि गामा ग्लोबुलिन जो है सबसे स्मॉलेस्ट इम्यून रिस्पांस वाले इम्यून होते हैं, और ये इट हैव कैपेसिटी टू क्रॉस द प्लेसेंटा। वहाँ हमने गामा पहलवान की कहानी लेकर के, जो रिश्ते में हिंद के नाम से जाने जाते हैं, बताया था कि किस तरह से वो बड़े बड़े पहलवानों को, इंडिया के रहने वाले थे, चित कर देते थे। तो सबसे छोटा कद भी था उनका। तो उसी तरह से मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, बी प्लाज्मा सेल हमारी क्या बनाएंगी, एंटीबॉडी बनाएंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे IG जो G है वो थोड़ा, IgG ये थोड़ा कम बनेगा, और IgM ज़्यादा बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फास्ट इम्यून रिस्पांस जो है, फास्ट, क्योंकि पहली बार ये बॉडी के अंदर ब्लड एंट्री किया है, तो फास्ट इम्यून रिस्पांस के लिए IgM जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये मोनोमर होता है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत हैवी होता है, और इसीलिए पहली बार ये फास्ट अटैक पे आता है। तो पहली बार ये IgM आएगा और यहाँ पे एंटीबॉडी बनने शुरू हो जाएंगे। चूँकि पहली बार था इसलिए इसका रिएक्शन हुआ, IgM बना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे क्या होगा। सेकेंड टाइम क्या हुआ, दूसरी बार फिर ये बीमार, मान लीजिए कोई भी था, औरत थी या पुरुष था, जो भी हो, मान लीजिए औरत ही थी, तो पहली बार तो इसकी जान बच गई, इसके ब्लड से कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन दूसरी बार फिर मान लीजिए इसको जीवन में कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ी, तो इसने कहा कि चलो भाई, इसको हमारा मित्र है, हमारी सहेली है, कुछ भी हो, उसको बुलाते हैं। तो बुलाया, और जैसे ही इसने इसको ब्लड दिया है,
तो आप स्वयं सोचो कि पहली बार अब ये मेमोरी सेल इसको तत्काल याद कर लेंगी और इसके अंदर एंटीबॉडी बनी हुई है। मान लो अब यह एंटीलोप, सपोज कर लो कि ये जो रीसस मंकी है इस पर फिर से आ रहा है, इसके ब्लड के थ्रू यानी आयरस फैक्टर इस पर आ रहा है, और इसके लिए तो मेमोरी सेल इसको याद किए हुए एंटीबॉडी तो ऑलरेडी बनी हुई है। अब इसके बॉडी के अंदर जैसे ये प्रवेश करेगा, ये प्रवेश किया, अब ये इनका सामना हो जाएगा, एंटीबॉडी इसको पकड़ लेंगी और ब्लड आपस में कोलैप्स कर गया। इस वजह से इसकी डेथ हो गई, क्योंकि जो फॉरेन पार्टिकल है हमारे बॉडी के लिए वो तो एंटीजन ही है, उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाती है। दूसरे शब्दों में मैंने आपको ये समझा दिया कि आरएच है, आरएच रीसस बंदर, मान लीजिए इधर बम की बात मैंने कर दिया कि बियर आ गया, एंटीलोप आ गया और मंकी भी आ गया इस ब्लड में, तो अब ये तीनों के तीनों मान लीजिए ये चले आ रहे हैं, यानी ये एंटीजन एंटीलोप हो गया और मान लीजिए इसका एंटीबॉडी बियर हो गया और इसका मान लीजिए मंकी भी आ गया, तो इसको क्या हुआ। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये इसके लिए इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे ब्लड क्लॉट कर गया, इसलिए इसकी डेथ हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस की बात करते हैं कि पहला बच्चा ही क्यों मर जाता है और दूसरा बच्चा कैसे मर जाता है। अब देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि यह RH पॉजिटिव बंदा है और यह RH निगेटिव महिला है और इन दोनों की शादी हो गई। अब दोनों की शादी होगी तो जो बच्चे आएंगे वो RH पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक जीन तो माँ से और एक जीन, वो आप जानते हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है, तो ये बच्चा पॉजिटिव हो गया। सपोज कर लीजिए कि यह माँ जो है पहली बार ये बच्चा जो है माँ के गर्भ में आ रहा है, पहली बार माँ के मतलब उम्ब में आ रहा है, गर्भ की बात करें, पहली बार माँ के उम्ब में आया, सपोज कर लीजिए ये भ्रूण पल रहा है। अब हुआ क्या, यह होगा RH पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, जब यह RH पॉजिटिव होगा तो मान लीजिए अब यह RH पॉजिटिव है और ये माँ जो है इसका ब्लड तो RH नेगेटिव है, इसके अंदर तो निगेटिविटी है भाई और इसके अंदर पॉजिटिविटी है, यानी प्लस और माइनस का है। तो आप जानते हैं कि प्लेसेंटा के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो किसी चीज़ को एंट्री नहीं देता है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बच्चा आसानी से पल रहा है। और मैंने आपको वहाँ बताया था कि IgG और IgM तो बन के हमारे बॉडी के अंदर तैयार है, लेकिन पहले वाला जो इम्यून रिस्पांस था वो दूसरी बात थी। अभी इसको देखते हैं हम क्या होता है, पहले केस को हमने डील कर लिया। अब क्या होगा, अब ये बच्चा नॉर्मली पल रहा है, जैसे ही ये इसकी डिलीवरी होगी तो होगा क्या, इस बच्चे का जो पॉजिटिव है यह इसके बॉडी के अंदर जब डिलीवरी होगी तो ब्लड इस माँ के अंदर इसका पॉजिटिव ब्लड भी आ जाएगा। तो जैसे ही इस बॉडी के लिए तो भाई एंटीजन है, अलग चीज़ है, इसके लिए तो अननोन है। अब इस माँ की एंटीबॉडी जो है यानी प्लाज्मा सेल, जो बी लिम्फोसाइट हैं वो डिवाइड हो जाएंगी, मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल में यहाँ भी डिवाइड होंगी और तत्काल डिवाइड होकर के ये क्या बनाएंगी, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एंटीबॉडी बनने शुरू हो जाएंगे। अब ये एंटीबॉडी बनेंगे और अभी तो पहली बार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेकेंड स्टेज क्या हुआ, ये बच्चा नॉर्मली डिलीवर हो गया। दूसरी बार क्या होगा, अगर ये माँ पुनः जो है बेबी को कंसीव करती है, मतलब दूसरा बच्चा इस माँ के गर्भ में आता है, तो जैसे ही ये आएगा, क्योंकि इसका RH पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव के खिलाफ जो है एंटीबॉडी बन चुके हैं और एंटीबॉडी में विशेष रूप से IgM तो पहली बार फर्स्ट इम्यून रिस्पांस के लिए बने थे और सेकंड है तो इस बार क्या बनेंगे, IgM, वहाँ IgG बनेंगे, वहाँ भी बने थे लेकिन वहाँ कम बने थे, लेकिन अब यहाँ पे ज़्यादा बन जाएंगे। और आप जानते हैं कि जब ये ज़्यादा बन जाएंगे तो IgG की बात मैंने बताया था कि इट हैव कैपेसिटी टू क्रॉस द प्लेसेंटा, यह प्लेसेंटा को क्रॉस करने की क्षमता रखता है, बाकी किसी भी एंटीबॉडी के अंदर मतलब इम्यून के अंदर ये क्षमता नहीं है IgG के अलावा, क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट है और इसीलिए वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। प्लेसेंटा को जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो RH ये
कोइटस को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसकी आरबीसी की सतह को डिस्ट्रॉय कर देगा और इस बच्चे को एनीमिया हो जाएगी, जॉन्डिस हो जाएगा और ये बच्चा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह से पहला बेबी तो सुरक्षित हो गया, लेकिन दूसरा बच्चा नहीं बचता है। यह बात ध्यान रखिएगा। इस गुत्थी को इन्होंने सुलझा दिया। अब सपोज कर लीजिए कि इसको हम, आप पहले केस की हम बात करते हैं कि पहला बच्चा ही क्यों मर गया भाई, ये भी अभी तो दूसरा यहाँ मर गया, अब दूसरा बच्चा तो मरा, अब उसको हम कैसे बचाएंगे अभी देखते हैं। लेकिन कई बार पहला बच्चा ही मर जाता है, ऐसा क्यों होता है भाई? तो देखिए पहला बच्चा क्यों मरा। देखिए जैसे वो स्त्री है, मान लीजिए RH निगेटिव है और किसी ने क्या किया, कभी इसको अभी शादी नहीं हुई थी, इसके पहले इसको कोई ब्लड दे दिया, तो RH तो निगेटिव है और ध्यान नहीं दिया गया था, मान लीजिए RH पॉजिटिव का, चाहे जो भी इसका ग्रुप रहा हो, RH पॉजिटिव का ब्लड इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो RH पॉजिटिव का जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ है तो इसके लिए तो भाई ये पॉजिटिव अननोन है, तो अब इस महिला के अंदर, अब शादी से पहले इसके अंदर एंटीबॉडी बन गए, एंटीबॉडी तो बने हुए हैं, मेमोरी सेल इसको याद रखेंगे कि कोई आया। अब जब इसकी शादी होगी तो क्या होगा, अब सपोज कर लीजिए जैसे ही इसके कुंभ में ये RH पॉजिटिव ये बच्चा आया तो इसके लिए जो है ये एंटीबॉडी बनी हुई है और तुरंत ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगी और तुरंत ये पहले ही बच्चे को, इसकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो इस तरह से पहला बच्चा ही डिस्टर्ब हो जाता है। अब बात है कि क्या ये जो पहला बच्चा की डेथ हो गई, क्या इसको बचाया जा सकता है? या पहला बच्चा तो नॉर्मली पैदा हो गया था, दूसरा बच्चा की डेथ हो जा रही है, क्या हम दूसरे बच्चे को बचा सकते हैं? क्योंकि अपने वहाँ तो जानते ही हैं किस तरह कैसी कहानी गढ़ी जाती है इसको लेकर के, कितना अंधविश्वास अपने देश में फैला हुआ है। तो अब देखें कैसे, हाँ इसका उत्तर है हाँ, बचाया जा सकता है। अब पहला बच्चा अगर माँ के गर्भ में है तो अब उसको तो अगर ये ब्लड पहले दे दिया गया है तो आप अब यहाँ तो नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इसका पहले ही जो है मतलब इसके अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया है। लेकिन हाँ दूसरे बच्चे को कैसे बचा सकते हैं उसको आइए देखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यह माँ है, इसके उम्र में ये बेबी जो पल रहा है जो RH पॉजिटिव, माँ से RH पॉजिटिव है, तो RH पॉजिटिविटी की वजह से इस माँ के अंदर जो एंटीबॉडी, इसका माने तो नेगेटिव है, तो RH पॉजिटिव है, इसका पहला बार जो है जब डिलीवरी हुई है तो इसके अंदर एंटीबॉडी बने हैं। तो एंटीबॉडी अब तो मेमोरी सेल एंटीबॉडी बना रहा है, मेमोरी सेल है इसमें। और जैसे ही दूसरी बार जब इसके अंदर बेबी कंसीव होगा तो बच्चा जब आएगा तो अब ये इसको किल कर देंगी। तो इससे बचने के लिए एंटीरोगाम ये RH एंटीरोगाम आता है, इसका इंजेक्शन उसको लगा देते हैं, जिसके वजह से जो है ये इसका कवर बन जाता है, इसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं बन पाते हैं और बच्चा को आसानी से बचाया जा सकता है। सेकंड बच्चा भी मतलब उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है एंटीरोगाम। तो इस तरह से आप बचा सकते हैं। तो ये रही कहानी RH फैक्टर की। अब ये इस घटना को जो बीमारी हो रही है इसको नाम क्या देते हैं? आप देख रहे हैं कि ये चूँकि कोइटस है तो एरिथ्रोसाइट डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस, इस बीमारी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। चूँकि फीटस है ये फीटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के नाम से इस डिजीज़ को हम जानते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ये कहानी रही एंटीजन, एंटीबॉडी और RH फैक्टर की। किस तरह से पहला बच्चा कब बच सकता है, दूसरा कब बच सकता है, किसका ब्लड किसको दिया जा सकता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे, RH फैक्टर के आधार पे। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।